हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की बुक साइंस का जो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। इससे पहली वीडियो में हमने जो पढ़ा था जो डिसीज़ होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो होने वाली डिसीज़ होती है वो पढ़ी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में चलते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ सभी अपने जगह पर, अपने स्थान पर, अपने घरों में अच्छी तरह से अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे होंगे। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग और क्या है फूड प्रिजर्वेशन। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है फूड पॉइजनिंग, मतलब भोजन का दूषित हो जाना। तो देखिए क्या दे रखा है कि यहाँ पर ये बूझो और पहेली, जो इसमें जो दो कैरेक्टर दे रखे हैं उनमें आपस में ऐसी बात होती है। तो बूझो देखिए क्या है, वो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड टू पार्टी एंड ही एट ए वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स। तो उसने क्या है बहुत सारा भोजन जो है देखिए खाया, और जब वो पार्टी में गया था बूझो, उसके फ्रेंड ने उसको इनवाइट किया था, और जब घर पर वो पहुंचा तो उसको क्या है वोमिटिंग हो जाती है। तो उसको ये समझ में नहीं आया कि वोमिटिंग हुई क्यों थी। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद में क्या हुआ, ही हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो डॉक्टर ने उनको ये क्लैरिफाई कर दिया कि जो ये परेशानी हुई है इनको किसकी वजह से हुई है, ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। यानी जो इन्होंने भोजन खाया है वो कैसा है, वो दूषित भोजन था। ठीक है, तो पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम ए पॉइजन। तो पहली क्या है देखिए बड़ी आश्चर्य में है कि कैसे फूड जो है जहरीला हो जाता है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं किस प्रकार से होता है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब किस प्रकार से हो जाता है, ये हो जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भोजन को क्या है स्पॉइल कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड आइटम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो मेन बात क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं भोजन पर। दैट्स वाई क्या होता है, वो फूड क्या हो जाता है स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, दीज make the food poisonous, causing serious illnesses, even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. तो वो क्या बना देते हैं, भोजन को जहरीला बना देते हैं जिसके कारण बीमारियाँ हो जाती है, इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए क्या भी हम लोग को क्या भोजन को बचाना चाहिए खराब होने से, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ ना करें और हमें क्या हमारा भोजन क्या है बचा रहे उनसे, और हमें कोई बीमारियां ना हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। अब बचाएं तो बचाएं कैसे इसको, तो फूड प्रिजर्वेशन में हम पढ़ेंगे। देखिए तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, क्या करेंगे भाई, मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। तो बहुत सारे मेथड हमने क्या है फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि भोजन को जो ग्रेन होते हैं उसको स्टोर्स में क्या करना है, हमने स्टोर करना, वो सब ने सीखा था हमने उसमें। ठीक है, हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड। तो उसमें हमने जो पके हुए भोजन के विषय में प्रिजर्व करने के विषय में नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या है इसमें पढ़ने वाले हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ये हमने पढ़ा था, जाना भी था, फंगस की वजह से ब्रेड पर वाइट इज जो ग्रेज पार्ट वो जम जाता है मोस्ट कंडीशन में, वो क्या होता है फंगस होता है। ठीक है, इसकी वजह से वो होता है। अब बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल अवर फूड, भोजन को खराब करते हैं। और क्या होता है, स्पॉइल्ड फूड इमिट्स बैड स्मेल एंड हैज ए बैड टेस्ट, चेंज कलर। इट इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज केमिकल रिएक्शन। तो देखिए बताया क्या है, जब हम अगर भोजन खराब हो जाता है तो पहचान क्या है, इसका टेस्ट कैसा होता है, बेकार ख़राब हो जाता है। आप लोग देखो खट्टा खट्टा सा उसका टेस्ट हो जाता है। अच्छा, उसमें क्या होता है स्मेल भी आने लग जाती है। ठीक है, और कलर भी क्या है उसका चेंज हो जाता है। अगर आपके घर में ऐसे भोजन ख़राब होता है, स्पॉइल्ड होता है, ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ें हैं जान करके उसमें उसे पहचान सकते हैं कि ये भोजन क्या है ख़राब है। अब ये कि क्या वो केमिकल रिएक्शन कुछ होती है उसमें, तो हम अब वो थोड़ी बहुत पढ़ने वाले हैं। Paheli bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She confessed. देखिए अब यहाँ पर बात आ जाती है कि
एक प्रैक्टिकली इसने देखा है, पहली जो यहाँ पर कैरेक्टर है उन्हें क्या है, कुछ आम खरीदे और उस आमों को उन्होंने क्या ऐसे ही रख दिया कुछ दिन के लिए, और फिर क्या देखती है वो क्या है, ख़राब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, उन पर कुछ रोटन कुछ जम जाता है। लेकिन अचार जो उसकी दादी माँ ने बनाया है और वो काफ़ी लंबे समय से रखा है और वो स्पॉइल नहीं होता है, ठीक है, तो वो बड़ी ही क्या है, कंफ्यूज है। ठीक, तो ये प्रैक्टिकली वर्क करके देखा इन्होंने। तो अब हम चलते हैं किस प्रकार से भोजन को बचाना है, कुछ कॉमन मेथड यहाँ पर क्या है दे रखे हैं और वो हम क्या है पढ़ेंगे। चलिए, पहले मेथड दे रखा है केमिकल मेथड। क्या है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या है, कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, साल्ट का यूज़ कर लेते हैं, एडिबल ऑयल्स होते हैं, खाने के जो तेल है तो उनको यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली करते क्या है, ये जो ग्रोथ होती है माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, उसको ये रोकते हैं। बस वही रुकना चाहिए। अगर माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को हम रोक दें तो भोजन हमारा क्या बचा रहेगा। इनको हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इसके बाद में कुछ हम एसिड और साल्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे पिकल। किससे, अगर हमें माइक्रोब से बचाना है, ठीक है, तो कुछ प्रिजर्वेटिव्स अलग भी ले सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये हम डाल लेते हैं अचार वगैरह में इनमें। ठीक है, तो क्या है, ये प्रिजर्वेटिव्स क्या है, ग्रोथ किसकी रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। इधर देखिए ये दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी दूसरा नाम आ गया। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। और इनमें इनको किस में यूज़ कर रहे हैं स्पेशली, देखिए दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स एंड स्पाइसेस, इनमें भी ये यूज किए जाते हैं। तो दो नाम यहाँ पर आए हैं प्रिजर्वेटिव्स के, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। दोनों नामों क्या आप इजीली याद करके बिल्कुल से ध्यान में रख लेंगे, कौन, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, स्पेशली ये जैम में यूज़ होते हैं और स्पाइसेस में भी यूज़ होते हैं। तो काम क्या है, ये बचाते हैं भोजन को स्पॉइल होने से। फिर प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, जो साधारण नमक जो होता है वो डाल दीजिए। ठीक है, उसको किस में यूज़ करते हैं, देखिए मीट में, है ना, फिश में। ठीक है, इनको काफ़ी लंबे समय तक रखने के लिए हम उसमें कॉमन साल्ट मिला देते हैं। और क्या करते हैं, जो सूखा नमक है उसमें पूरी तरह से मीट को, फिश को कवर कर देते हैं, तो बैक्टीरिया ग्रोथ होती ही नहीं है। बाकी साल्टिंग प्रयोग था आंवला। आंवला को प्रिजर्व करने के लिए भी क्या है, जो नमक का प्रयोग किया जाता है। रॉ कच्चे आम होते हैं उनके लिए भी, टैमरिंड्स के लिए भी, ठीक है, प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो देखिए शुगर का भी बहुत अच्छा काम इसमें आता है। जेलीज, जैम, जेलीज, स्क्वैचेस, ये शुगर से क्या है प्रिजर्व होते हैं। अब होता क्या है, शुगर क्या करती है, जो मॉइस्चर होती है उसमें, बस मॉइस्चर को क्या है हटा देती है स्पेशली, और उससे क्या है ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं होती है। ठीक है, तो शुगर का भी काम हमने देख लिया। ऑयल और विनेगर, इनका यूज़ देख लेते हैं। कहाँ का यूज़ हो रहा है ऑयल और विनेगर के, देखिए पिकल्स, अचार में। ठीक है, जहाँ एक जो बैक्टीरिया जो है लीव नहीं कर पाता है, नहीं रह पाता है, उधर देखिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, मीट, इनमें भी क्या है ये यूज़ किए जा सकते हैं विनेगर, सिरका जो होता है। ठीक है, अचार में बहुत हम सिरका डाल देते हैं तो काफ़ी दिन तक वो चलता रहता है। उधर हम हीट और ट्रीटमेंट का भी, हम हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी देखिए क्या कहते हैं, भोजन में इसको ऐसे समझाता हूँ कि भोजन को हमने रखा है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको बाद में गर्म कर देते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या है वो किल हो जाते हैं। कोल्ड मतलब देखिए हम फ्रिज में रखते हैं भोजन को, तो वहाँ ऑलरेडी क्या है, क्या होता है वहाँ पर भाई, बैक्टीरिया ग्रोथ होती नहीं है और भोजन हमारा बचा रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए लो टेम्परेचर पर, ठीक, या फ्रिज में रखने पर। तो बाद में देखा, वाई डज द मिल्क दैट कम्स पैकेट नॉट स्पॉइल, माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड। व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, तो ये एक प्रोसेस हम पढ़ने वाले हैं, पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन किसमें होती है, स्पेशली मिल्क के लिए। और होती क्या है भाई, मिल्क जो आप पैकेट में देखते हैं वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है। ठीक है, अब क्या है, कैन बी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग एज इट फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, द मिल्क इज़ हीटेड। ये बात काम की है, एकदम सुने इसको। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored। बस यहाँ तक याद रखेंगे। ठीक है, तो कितने पर गर्म करते हैं, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर। आई थिंक 65 एग्जैक्टली जो होता है, तो अब 70 यहाँ पर दिया गया है। और 15 से
45 सेकंड के लिए इसको क्या गर्म करते हैं और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं और पैकेट में स्टोर करते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिजर्व ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर एंड दिस इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ठीक है, अब पास्चर जी ने किए थे इसलिए इसका नाम आ गया पास्चराइजेशन। तो करते क्या है भाई, इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग उसको गर्म करते हैं 15 से 30 सेकंड के लिए, क्या है उसको, ठीक है, और क्या एकदम से भर देते हैं पैकेटों में, पैकेट में पैक कर देते हैं। ठीक, तो वो क्या पास्चराइजेशन उसका हो जाता है। स्टोर एंड पैकिंग, देखिए स्टोर पैकेट क्या है, जो पैकेट आते हैं तो देखिए सील्ड होते हैं, ऊपर से एयर उनमें भरी हुई रहती है, या तो उनमें क्या है स्पेशली भरते क्या है, नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, जो पैकेट्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन जो उसमें जो एयर होता है उसको बाहर निकाल के नाइट्रोजन भरने के बाद में वो काफ़ी लंबे समय तक क्या है जो पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बचे रहते हैं, सेफ रहते हैं, स्पॉइल नहीं होते उनको। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था, ये मेथड पढ़े हैं किस प्रकार से भोजन को हमको बचाना है, पास्चराइजेशन दूध का करना है। ठीक है, केमिकल मेथड में हमने पढ़े थे, देखिए साल्ट एडिबल ऑयल्स का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टिव्स के, सोडियम बेंजोएटिव पढ़ता है, सोडियम मेटा बाइफोसल्फाइड को पढ़ा था। कॉमन साल्ट के लिए हमने देखा था जो आंवला है मैंगोज में भी यूज़ कर लिया जाता है। शुगर को हमने देखा है, ठीक है, किस में यूज़ कर लिया जाता है भाई, ये जेलीज जैम स्क्वेसेस के लिए। विनेगर को हम देखा कि किस प्रकार से हम उसको वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, फिश फ्रूट्स में यूज़ करते हैं, मीट में यूज़ करते हैं। और हीट ट्रीटमेंट को हमने हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट के विषय में हमने पढ़ लिया। अब हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे जरा इसको। तो इसके विषय में मैंने आपको बताया था, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो कई प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, उसको तोड़ दिया जाता है किनमें, जो कंपाउंड होते हैं डिफरेंट कंपाउंड में। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उसमें नाम किसका जाता है, राइजोबियम नाम हो जाता है। ये पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में। ठीक है, उनकी जड़ों में पाया जाता है। अक्सर कौन से हैं, जो दालें वाले जो होते हैं। ठीक है, रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स ऑन द रूट नोडल्स। कहाँ पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया, रूट नोडल्स जो होते हैं इनमें ये पाया जाता है। तो क्या करता है ये, और भी दाल थे कि बीन है, पीज है, और जितनी भी इनमें, तो ये क्या करता है विद विच इट हैज़ ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप समझिए क्या है, ये ऐसा मतलब है कि ये बैक्टीरिया खुद भी यूज़ करता है और पौधे के लिए भी यूज़ करवाता है। मतलब खुद पौधे पर रहता है, पौधे से यूज़ कर रहा है, ठीक, और पौधे को भी दे रहा है। इससे बायोटिक इस प्रकार से दोनों एक दूसरे का साथ में हैं, दो एक दूसरे के फ़ायदेमंद है। समटाइम नाइट्रोजन गैस फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, इसके द्वारा भी लाइटनिंग जो होती है, ठीक है, लाइटनिंग जो होती है इसके द्वारा नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेंस कांस्टेंट, यू मे वंडर। तो लेकिन हम ये जानते हैं एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो कांस्टेंट मतलब से बराबर रहती है। अब कितनी नाइट्रोजन की आपको पता है नाइट्रोजन कितनी है एटमॉस्फेयर में, वो है 78%। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन जो फिक्सेशन टॉपिक है उसको अच्छी तरह से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जो स्पेशली जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल, और इसमें नाइट्रोजन को हम क्या है फिक्स करते हैं राइजोबियम के द्वारा। देखिए पहले ही जान लेते हैं, ये रूट है, रूट में ये बीच में नोडल्स दे रखे हैं, देखिए पॉइंट जो दे रखे हैं ये नोडल्स हैं। ठीक, समझ में आ गया, ये दाल वाली कोई जड़ें हैं और जिनको हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, उनमें ये नोडल्स दिए हुए हैं, इनमें ही राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, काम समझ में आ गया। देखिए एटमॉस्फेयर 98% नाइट्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म सच अ पार्ट ऑफ, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखिए प्रोटीन होता है। ठीक है, क्या है, कुछ इसेंशियल जो होता है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। इन सब में नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो अब इसका कैसे हम फिक्स करेंगे, साइकिल कैसे बनता है। डायरेक्टली प्लांट और एनिमल्स इसको नहीं ले सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गाई। ठीक है, ये
काम करते हैं इसको फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आज जैसा आपको बताया भाई ये कैसे कैसे काम करते हैं। नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट टू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या होता है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स में टूट जाती है पहले इन बैक्टीरिया और एल्गाई के द्वारा क्या है तोड़ दी जाती है। वंस नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट टू फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। जब ये कन्वर्ट हो जाती है कंपाउंड्स में तो प्लांट्स जो हैं इसको रूट सिस्टम से प्रयोग में कर लेते हैं। नाइट्रोजन देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन। और प्लांट में जो प्रोटीन बनता है उसके लिए यूज़ हो जाती है नाइट्रोजन, लेकिन जब ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। अब देखिए एनिमल्स इन प्लांट को खाते हैं, उनमें से प्रोटीन जो होती है वो एनिमल्स में आ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद when plant and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogen compound used by the plant again। फिर से प्रोसेस क्या हो जाती है, जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी इनका फिर से क्या है कन्वर्ट कर देते हैं जो इनमें नाइट्रोजन जो वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में, और टू बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, जो प्लांट के द्वारा दोबारा से प्रयोग किया जाता है। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ बैक्टीरिया डायरेक्टली उसको क्या है उन जो नाइट्रोजन वेस्ट जो बनाता है उसको किस्म कर देते हैं नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देते हैं और जो एटमॉस्फेयर वो चले जाते हैं। इस प्रकार क्या है नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है कांस्टेंट बना रहता है एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस देखिए यहाँ पर एक पूरा साइकिल दिया गया है, आपको ये साइकिल ड्रॉ करें अपनी कॉपी में। ठीक है, और इसको समझें पूरी तरह से। एटमॉस्फेयर यहाँ पर दिया गया है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन है और लाइटनिंग के द्वारा हो जाती है, वो उससे क्या बनता है लाइटनिंग के द्वारा इधर हम देखते हैं तो एक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन सॉल्ट बन गए। ठीक है, और नाइट्रोजन कंपाउंड बनने के बाद में क्या है बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन गैसेस नाइट्रोजन। ठीक है, एक तो प्रोसेस होगी। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कंपाउंड में चेंज किया नाइट्रोजन कंपाउंड में, इनको सॉइल में मिला और सॉइल से क्या दोबारा से वो प्लांट में उन्होंने यूज़ किया प्लांट ने, और फिर प्लांट को एनिमल ने यूज़ किया और एनिमल दोबारा से क्या है जब डेड हो जाते हैं तो ये एनिमल वेस्ट को क्या है बैक्टीरिया दोबारा से क्या कर देते हैं नाइट्रोजन में या नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल उसका डायग्राम दिया गया है। ठीक, तो ये आपके चैप्टर में कंप्लीट था। यहाँ ये कीवर्ड दे रखे हैं। आई थिंक आपको सारा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने कोशिश की है समझाने के लिए, और आप इसको समझें, एक बार नहीं दो बार नहीं, जितना भी आप इसको देख सकते हैं देखिए। ओवरऑल चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ये सारे पॉइंट जो हमने देखिए इनमें दे रखे हैं, सब पे डिस्कशन अच्छी तरह से किया हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय।